हेलो लर्नर्स, लेट्स लर्न सम अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स और उसी में हम आज जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा है उत्तराखंड 2024 का सेट। तो ये पेपर भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और इसमें हम सीखेंगे बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस जो हमारे नॉलेज को एनहांस करने में हमारी मदद करेंगे और साथ ही साथ हम अपने नॉलेज को टेस्ट भी करते रहेंगे कि हमने जो भी नया सीखा है वो हम उसको कहाँ तक रिकॉल कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी दी है। तो लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी किसकी है? बहुत ही सिंपल है और ये डेमोग्राफी का क्वेश्चन है। ये दी है रेमंड पर्लिन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जो 2011 है उसकी जनगणना के अनुसार भारत में कौन से राज्य में महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो महिला सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? वो है केरल में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो कल्चरल इकोलॉजी का किसने कौन फादर है। और कल्चरल इकोलॉजी हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी आपको बता रखा है कि किसने दिया है। तो उस हिसाब से हमारा ये हो गया बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आप हमारी अगर कॉन्सेप्ट की वीडियोस को देखते रहेंगे तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो कल्चरल इकोलॉजी किसका है? एडम स्मिथ, स्टीवर्ट, थॉमसन या सिम्स। तो ये है स्टीवर्ट का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा है, पर्यावरणीय न्यूनीकरण के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारण हैं। तो यहाँ पे किसके हमें देखना है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कौन से कारण हैं वो हमें देखना है। चलिए देख लेते हैं। इसमें वनों की कटाई और मरुस्थलीकरण या फिर सूखा और बर्फबारी की अधिकता, तो इससे कोई मतलब नहीं है। समुद्र तल का उभरना, तो ये हमारे तीन हो जाएंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर हो जाएगा। तो इसमें थर्ड नहीं है और ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर है ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन प्रारंभ करने वालों में कौन थे। तो जब हम आपको इससे पहले पेपर करा रहे थे उसमें छत्तीसगढ़ का, तो उसमें मैंने बताया था चिपको मूवमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। तो उसमें गौरा देवी को भी मैंने बताया था और बाकी लोग भी इसमें आते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा गौरा देवी। तो चिपको आंदोलन में कौन सबसे प्रथम थी? तो गौरा देवी हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अभी हाल में ही जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचिकी सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो रिसेंट में 23 की बात कर रहा है। तो कहाँ तब स्टार्ट की गई थी? ये हुई थी फ्रांस में, स्वीडन में या दुबई में या बहरीन में। तो ये हुई थी दुबई में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022 में भारत में सबसे स्वच्छ नगर कौन सा था। तो 2022 की अगर बात करें तो सबसे स्वच्छ नगर कौन था। तो इसमें आयोग ने जो आंसर माना था वो तारकेश्वर को माना है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, इंदौर सबसे स्वच्छ नगर था। ओके, नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा की अगर बात करेंगे तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो वो इसकी वजह से होती है, इसकी वजह से भी होती है। तो इस वजह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारत में पहली बार जो वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया वो लागू किया गया 1980, 1927, 1988 या 1865। तो वो किया गया था 1980 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो NAPCC है वो भारत में सबसे पहली बार कब जारी हुआ। तो ये जारी हुआ, ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है NAPCC पे। तो ये क्वेश्चन ये जो जारी हुआ सबसे पहले वो जारी हुआ था 31 जून 2008 को, 30 जून 2008 को। तो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने देखा है कि जितने इस टाइम एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ये आ रहा है। और कहीं फुल फॉर्म इसकी पूछ लिए तो
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ओका जो है भारत के कुर्ग समुदाय में चिन्हित करता है। तो ओका क्या चिन्हित करता है? ओका और जो इलम है वो दोनों ही क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, पैट्रीलिनियल पैट्रीलोकल जॉइंट फैमिली है। तो ओका के साथ इलम को भी याद कर लेना, दोनों ही पैट्रियार्कल और पैट्रीलोकल जॉइंट फैमिली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नातेदारी के 11 प्रकार किसने बताए हैं? तो 11 टाइप किसने बताए हैं नातेदारी के? तो ये बताया है IP देसाई, JP मर्डॉक, AM शाह या इरावती कर्वे। तो ये बताया है JP मर्डॉक ने। तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया बुक किसने लिखी है? तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया बुक जो लिखी है वो KM कपाड़िया की है। बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी है, तो ये तो लर्न ही होगा। नेक्स्ट है जो हु हैड डिवाइडेड द न्यूक्लियर फैमिली इन 2 पार्ट्स। तो न्यूक्लियर फैमिली को 2 भागों में किसने बांटा है? वार्नर, बर्नार्ड, अलेक्जेंडर या फिर वेबर ने। तो वो बांटा है वार्नर ने, मूल परिवार को 2 भागों में बांटा वार्नर ने। उसके बाद है मॉर्गन के अनुसार ऐसा परिवार जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था। तो यानी यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ग्रुप मैरिज। तो ग्रुप मैरिज किस में होती थी? सम्रक्त, पुलानवन या फिर सिंडेसियन या फिर पितृसत्तात्मक। तो वो पुलानवन में होती थी सामूहिक विवाह। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो भारत में स्टार्ट हुआ वो 1952 में स्टार्ट हुआ, और ये MP में भी क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ था, और ऑलरेडी कई जगह भी पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैमिली प्लानिंग की बात 1952 में हुई। मातुले प्रथा किस प्रकार के परिवार में पाई जाती है? तो जब हम बात करेंगे मातुले या अवंकुलेट की, तो वो कहाँ पाई जाती है? वो एवंकुलेट किस प्रकार के परिवार में पाई जाती है? तो ये तो पता ही होगा आपको, पैट्रियार्कल, कॉन्जुगेट, पुलानवन या मैट्रियार्कल। तो ये तो मैट्रियार्कल में है, तो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ट्राइब द पॉलीएंड्री वॉज प्रैक्टिस। तो बहुपति विवाह की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ये क्वेश्चन अभी इसके पहले भी पूछा गया था, और अलग अलग जातियाँ जनजातियाँ दे दी जाती हैं, तो इसलिए हमें लर्न करना होगा कि ये वाली किस में पाई जाती है। थारू, भोक्सा, भील, जौनसारी। तो बहुपति जो है वो तो कई ट्राइब में पाई जाती है, लेकिन इन ऑप्शन में जौनसारी जो है वो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट आंसर है, तो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सगोत्र और प्रेम विवाह के विरुद्ध खाप पंचायतों द्वारा फरमान जारी करने पर प्रेम युगलों की हत्या, कौन सी हत्या होगी? तब जब प्रेम युगलों की हत्या कर दी गई, तो वो भी खाप पंचायतों के द्वारा, तो ये कौन सी आत्महत्या हो गई? ये हो गई आपकी ऑनर किलिंग, क्योंकि उन्होंने ऑनर की वजह से वो की, उन लोगों की हत्या कर दी। तो ये हमारा हो जाएगा ऑनर किलिंग, सम्मान की रक्षा हेतु आत्महत्या। नेक्स्ट है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक किसकी है? तो ये तो आपको पता ही है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक किसकी है? फूको, हेबरमास, वेबर या दुर्खीम। तो ये है फूको की, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति से हुआ, औद्योगिक क्रांति से क्या क्या हुआ वो देखना है हमें। तो औद्योगिक क्रांति से तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई, नगरीकरण हुआ, और प्रभावी प्रशासन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो अलग हो गया, और क्या हुआ? शहरी गंदगी हुई। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो होना चाहिए वो थर्ड नहीं होना चाहिए, और थर्ड सब में दिया हुआ है, केवल C में नहीं है, तो इसका मतलब है ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा इसमें, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि ये तो वो पूछ रहा है औद्योगिक क्रांति से क्या क्या हुआ। ठीक है, तो प्रभावी प्रशासन नहीं, बाकी ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद है भारत में नई जनसंख्या नीति कब लागू हुई? न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की अगर बात होगी तो वो हमारी है 2000 की, लेकिन अगर यहाँ पे बात होगी फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी की, तो वो कब की है? वो है 1976 की है फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी। और अगर न्यू पूछेगा
तो नई वाली है 2000 की। तो ये दोनों ही आपको याद करना है, फर्स्ट 1976 और न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ओके, नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस देश में औद्योगिकरण हुआ? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात सबसे पहले इंग्लैंड, यूके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दशक को भारत सरकार ने नवाचार का दशक घोषित किया, यानी डिकेड ऑफ इनोवेशन किसको कहा जाता है? तो डिकेड ऑफ इनोवेशन है 2010 से 20 का। इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर डिकेड ऑफ इनोवेशन रहेगा तो 2010 से 20 रहेगा, और अगर पूछ लेगा बायो डाइवर्सिटी डिकेड तो क्या हो जाएगा? तो आपका 10 की जगह हो जाएगा 2011 और इधर 2020 ही रहेगा। तो एक साल बाद क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी वाला दशक है, और 2010 अगर रहेगा तो वो इनोवेशन। तो इनोवेशन 2010 से 20 और बायोडाइवर्सिटी डिकेड 2011 से 20। अगर ये भी आ जाए तो आपको ये कर लेना है, तो आपको एक साथ 2 आंसर्स लर्न करने को मिलेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है 2000 कौन से वर्ष 2013 की विज्ञान एवं तकनीकी नीति का केंद्र बिंदु किस पर था? तो ये मैंने पीजीटी में आपको बहुत ही, जो भी पीजीटी के पेपर्स कराए हैं उसमें बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग की है, तो वो बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं, उसमें मैंने सारे जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किए हैं, तो आप वो प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देख लेना, तो आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या केंद्र बिंदु था? तो शोध एवं विकास की सुविधाएं थी, और बड़ी कंपनियों के साथ तकनीकी साझेदारी थी, ये तो नहीं था। राज्यों के साथ तकनीकी साझेदारी थी, और बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाएं थी। तो इस तरह से इसमें जो आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ होना चाहिए, और फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है हमारा ऑप्शन 3 पे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 2013 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी थी वो बड़ी कंपनियों के साथ तकनीकी साझेदारी की बात नहीं करता है। बाकी शोध एवं विकास की सुविधाएं, राज्यों के साथ तकनीकी साझेदारी, बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाएं, ये इसमें शामिल था। नेक्स्ट है, जब अभौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कल्चरल लैग, यानी सांस्कृतिक विलंबना। उड़ीसा में फैलीन चक्रवात कब आया? तो फैलीन चक्रवात काफ़ी पूछा गया था, और ये जो उड़ीसा में फैलीन चक्रवात आया था वो 2013 में ही आया था, लेकिन जो आयोग ने आंसर माना था वो 1999 माना था, और इसका करेक्ट आंसर 2013 ही होना चाहिए। समाजशास्त्र में प्रक्रियात्मक विश्लेषण हेतु प्रारूप किसने दिया? तो यहाँ पे बात कर रहा है फंक्शनल एनालिसिस इन सोशियोलॉजी। तो फंक्शनल एनालिसिस की बात किसने की है? पार्सन, दुर्खिम, मर्टन, अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मर्टन, क्योंकि फंक्शनल एनालिसिस की बात करते हैं मर्टन। उसके बाद पूछ रहा है पाइटी इज, यानी धर्मनिष्ठा होती है। धर्मनिष्ठा क्या होती है? ईश्वर या धार्मिक कृत्यों की भक्ति, एक विशिष्ट संगठन के प्रति निष्ठा, एक विशिष्ट परिवार के प्रति निष्ठा, या स्थानीय समुदाय के प्रति निष्ठा। तो यहाँ पे बात हो रही है तो धर्म की, तो ईश्वर या धार्मिक कार्य की भक्ति हो जाए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेकुलरिज्म अ साइन इज। मॉडर्न सेकुलरिज्म से के अनुसार जो साइन होता है, प्रतीक, उससे क्या मतलब है? तो उससे मतलब है एनी सिग्निफायर विच सिग्निफाइज अ कॉन्सेप्ट, एनी रिलेशनशिप टू सिग्निफायर, एनी ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर, या नो ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर। तो ये तो होंगे ही नहीं, इसमें से हमको देखना है। तो एनी सिग्निफायर विच सिग्निफाइज अ कॉन्सेप्ट, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोई आंतरिक जो एक अवधारणा को प्रकट करेगा, जो जिससे कोई मीनिंग निकलेगा वही हो जाएगा। तो ये होता है मॉडर्न सेकुलराइजेशन।
हु हैज़ यूज्ड कॉन्सेप्ट लाइक हैबिट्स, फील्ड एंड कल्चरल कैपिटल इन सोशियोलॉजी। ये तो बहुत अच्छे से आपको पता है, हैबिट्स, कल्चरल कैपिटल और फील्ड, इन सब की बात किसने की, बोरदेव ने की। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मिथ। तो मिथ की बात किसने की है, तो आपको पता ही है, मेलिनोस्की, क्रोबर, फ्रेजर या फिर लेवी स्ट्रॉस। तो बात मिथ की बात लेवी स्ट्रॉस करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच थिंकर्स फंक्शनल थ्योरी डिपेंड्स ऑन सोशल, कल्चरल एंड पर्सनैलिटी सिस्टम अमंग द फॉलोइंग। तो किस विचारक का प्रक्रियात्मक सिद्धांत सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तित्व व्यवस्थाओं पर आधारित है? मर्टन का, सिमिल का, पार्सन्स का या फिर गडिंग्स का? तो वो है पार्सन्स का। उन्होंने उसमें उसकी बात की, बीपीएससी यानी पर्सनालिटी और कल्चरल, सोशल, बायोलॉजिकल, इन सब की बात वो करते हैं। हु हैज़ सेड द मैजिक इज द सम ऑफ प्योरली प्रैक्टिकल एक्शंस यूज एज अ मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। तो किसने कहा जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है और उनके उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। तो जादू की बात करते कौन है, अगर आपको ये याद रहेगा तो वैसे भी आप कर लेंगे, मेलिनोस्की, मर्टन, पार्सन्स, वेबर। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सिर्फ मेलिनोस्की ही इसकी बात करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या है, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया किससे, रेनेसांस से, फॉर्मेट प्रोटेस्ट से या फिर फार्मर प्रोटेस्ट से या फिर कैल्विनिज्म या फिर कैथोलिक। तो मैक्स वेबर ने जो पूंजीवाद के विकास को संबोधित किया है वो कैल्विनवाद से किया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड। तो फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड बुक किसकी है, ये है सूट्स की, गारफिंकल की, हीगल की या फिर हर्सल की। तो ये है फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड बुक किसकी है, हीगल की। नेक्स्ट है अब जीएस गुरिया ने इस बुक में मेसोपोटामिया, मिस्र और हिंदू सभ्यता का वर्णन किया है। तो इन सभ्यताओं का उन्होंने किस में वर्णन किया है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और हिंदू सिविलाइजेशन का उन्होंने गॉड्समैन, इंडियन साधु, रिलीजियस कॉन्शियसनेस या फिर वैदिक इंडिया में किया। तो उन्होंने इनका किया रिलीजियस कॉन्शियसनेस में, धार्मिक जो चेतना है, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, उसमें उन्होंने इन सभ्यताओं का वर्णन किया। अब ये पूछ सकता है कि रिलीजियस कॉन्शियसनेस में उन्होंने कौन कौन सी सभ्यताओं की बात की, तो आपको याद करना होगा मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड हिंदू सिविलाइजेशन। अब क्या पता उल्टा पूछ ले, तो ये आपको याद कर लेना होगा, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है किसने कहा कि पूंजीवाद सामंतवादी समाज का निषेध है और समाजवाद पूंजीवादी का निषेध होगा, अर्थात समाजवाद निषेध का निषेध है। तो यहाँ आपको याद क्या करना है, सोशलिज्म इज प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिशन, ये आपको याद करना है। समाजवाद क्या है, निषेध का निषेध है, ये आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। बहुत ही अलग डेफिनेशन है, समाजवाद निषेध का निषेध है, ये किसने कहा है, आपको ये याद करना है। तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने, एंजल्स ने, मुखर्जी ने या फिर रेमंडर ने। तो ये कहा है रेमंडर ने, बहुत ही अलग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेना। समाजवाद निषेध का निषेध है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हु सेड थ्योरी इज मर्डर्ड बाय फैक्ट। ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पुराना कोटेशन है। किसने कहा, किसी भी सिद्धांत की हत्या तथ्यों के द्वारा होती है, स्पेंसर, मर्टन, सोरोकिन या दुर्खाइम। तो ये कहा है स्पेंसर ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्खीम ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सबसे पहली बार विसंगति की अवधारणा की चर्चा की। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक को में डिस्कस किया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी सबसे पहले उन्होंने जो डिस्कस किया वो किया सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो उन्होंने एनोमी को जो डिस्कस किया वो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में, क्योंकि जो एनोमी होती है वो इसी की वजह से हो जाती है, तो इस वजह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। हु स्टेटेड दैट माइंड एंड थॉट और रियल एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज़ नॉट रियल। तो किसने कहा है मस्तिष्क एवं विचार ही वास्तविक होते हैं
भौतिक दुनिया नहीं। तो मस्तिष्क एवं विचार की बात किसने की है, ये तो आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से कर लेंगे। कौन विचारों से कहता है कि भौतिक दुनिया बनती, तो विचारों को इंपॉर्टेंस कौन देता है, हीगल। और इसके अपोजिट कौन बात करते हैं, कार्ल मार्क्स। तो अगर थॉट को इंपॉर्टेंस दी जा रही होगी तो आपका हो जाएगा हीगल, और अगर मेटलिस्टिक वर्ड को इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो आपका हो जाएगा मार्क्स। तो इसी तरह आपने दोनों को समझ लिया अच्छे से। नेक्स्ट है हु इज़ नोन फॉर हिज स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। तो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी की वजह से कौन जाना जाता है, संरचनाकरण के लिए कौन जाना जाता है, तो वो आपके जाने जाते हैं एंथोनी गिडिंग्स। ये पीजीटी में पूछा गया था 21 में, लेटेस्ट वाले में, और ये तो यूजीसी नेट में भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द बुक मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन किसने लिखी है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन लिखी फूको ने। बहुत ही सिंपल बुक है, सभी को पता भी है। नेक्स्ट है हु इन विच बुक वर्क मैक्स वेबर हैज़ इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस आइडिया एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्स वेबर ने अपनी किस बुक में धार्मिक विचारों और आर्थिक विकास के संबंध को स्थापित किया है, ये बताना है हमें। धार्मिक विचार और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द सिटी, वर्ल्ड रिलीजन, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसी में धार्मिक विचारों की बात होगी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स हैज़ मेनली फोकस्ड अपॉन विच ऑन द फॉलोइंग। कार्ल मार्क्स ने मेनली किस पे फोकस किया है, तो उन्होंने फोकस किया, आपको भी पता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे ही, क्योंकि एकमात्र आर्थिक कारक को ही वो वर्ग संघर्ष का कारण मानते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी के फाउंडर कौन है, तो इसमें से आपको पता ही है किसने बात की एथनोमेथोडोलॉजी की, तो वो की है गारफिंकल ने। तो आपका ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु रोट द बुक डायग्नोसिस ऑफ ओवर टाइम। ये वाली बुक शायद नहीं पूछी गई है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डायग्नोसिस ऑफ ओवर टाइम बुक किसकी है, लेवी स्ट्रॉस, मर्टन या फिर कूले। काफ़ी डिफरेंट बुक है और ये बुक है मैनहिम की। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड द सोशल डिस्टेंस मेजर्स। सामाजिक दूरी का पैमाना किसने दिया, तो ये भी आपको पता है सामाजिक दूरी का पैमाना किसका है, वो गार्ड्स का। तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है बाय विच मेथड वार्नर एंड लंट स्टडी यांकी सिटी। तो वार्नर और लंट ने यांकी सिटी का अध्ययन किसके द्वारा किया था, तो यांकी सिटी का जो अध्ययन हुआ था वो ऑब्जर्वेशन मेथड से हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी पार्ट इन द इंटरव्यू डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी मेथड। अध्ययन पद्धति के आधार पर साक्षात्कार को कितने भागों में बांटा गया, तो जब पूछेगा अध्ययन पद्धति के आधार पर इंटरव्यू को कितने भागों में बांटा गया, तो वो आपका बांटा गया है 2 भागों में। ओके, तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है और बहुत ही सिंपल पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है। तो हम लोग जो बाकी के 50 क्वेश्चंस बचे उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, और इसी तरह हम जितने भी सेट के प्रीवियस ईयर के पेपर इंपॉर्टेंट हैं वो सभी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, और आपको बहुत बेनिफिट होगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, आपको प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाने हैं ताकि आप अपने नॉलेज को रिवाइज़ करते रहें, और जितने भी सब्जेक्ट जो भी सब एरियाज़ हैं उसमें घूमते रहें, तो आप अपने नॉलेज में उसी में बने रहेंगे और सिलेबस आपको कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।